वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की रिवीजन। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को रिवाइज हम किस तरीके से करेंगे, आपको बेटा क्लास के अंदर मैंने बेयर टैक्स से पढ़ाया था ये वाला टॉपिक। तो वही बेयर टैक्स क्लास के नोट्स में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। हम उसको रेफर करके चलेंगे। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता था कि बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये वो प्रिस्क्राइब करके चलता है। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड जो है, इसकी अगर हम बात करके चलें, ये एक स्टैंडर्ड किसके साथ डील करके नहीं चलता है? जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी या इंप्यूटेड कॉस्ट होती है ओनर्स इक्विटी की, जो इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल। ठीक है, जिसको हम क्लासीफाई नहीं करके चलते हैं लाइबिलिटी, उसको कंसीडर करके नहीं चलेगा। उसके ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो नहीं लगता है। तो एमसीक्यू के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि ओनर्स इक्विटी की अगर जो कॉस्ट है, बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, तो बेटा उसकी भी कुछ कॉस्ट है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है। जिन बच्चों ने एफएम पढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर। तो बोरविंग कॉस्ट वहां नहीं लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बड़ा जरूरी है। बोरविंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बोरविंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो एक एंटरप्राइज ने इंकर करी है इन कनेक्शन विद बोरविंग ऑफ फंड्स, जो फंड्स से रिलेटेड है। अच्छा, इस बार अगली डेफिनेशन जो आपको आनी ही चाहिए वो है क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का बेटा एक मतलब ये आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है आंसर्स के अंदर। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट होता है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर करे थे, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, या एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम हो गया, शिप हो गया, पावर जनरेटिंग यूनिट्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है? इंटेंडेड, इनको यूज करने के लिए है, इंटेंडेड यूज के लिए एग्जाम्पल हो गए। और सेल के लिए क्या एग्जाम्पल हो गया? कोई ऐसी इन्वेंट्री जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज फॉर सेल। ठीक है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है बेटा वो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है सच। ठीक है। लेकिन हमें कितना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेकर चलते हैं? कह रहे हैं कि अगर 12 मंथ्स लग रहे हैं, ठीक है, उसको हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेते हैं। लेकिन अ शॉर्टर पीरियड और अ लॉन्गर पीरियड कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज द सब्सटेंशियल पीरियड। और नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, अगर हम मान लेते हैं किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हैं, तो वहां पर अगर 9 मंथ्स भी लग रहे हैं, 8 मंथ्स भी लग रहे हैं, तो वी कैन टेक इट एज अ क्वालिफाइंग एसेट। बेशक वहां 12 मंथ्स नहीं लग रहे। ठीक है, इट कैन हैपन कि वहां पर कम टाइम लगे क्योंकि आपने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करी है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्या लग रहा है? कम टाइम लग रहा है। तो आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस के ऊपर देखना पड़ेगा। केस टू केस आपका डिसीजन रहेगा कि वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है बच्चों। ठीक है। फिर बेटा इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये पांचों चीजें, बिकॉज इसके ऊपर इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे टेस्ट करके चल सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड, इसके अंदर आपके इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस आ जाएंगे, जो भी बैंक बोरोइंग्स के ऊपर रहते हैं, या अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर आ गया। ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? आपने मान लेते हैं कोई बोरोइंग करी है, उसके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर है, या मान ले प्रीमियम के ऊपर है, उसकी अमोटाइजेशन यहाँ पर कवर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं डिस्काउंट के ऊपर, नाउ यू अमोटाइज दैट डिस्काउंट। ठीक है, तो वो डिस्काउंट यहाँ पर वो वाली चीज यहाँ कवर हो जाएगी। देन आपकी अमोटाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, कोई भी एंसिलरी कॉस्ट है जो बोरोइंग को अरेंज करने से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। देन आपके फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट, जो फाइनेंस लीज के अंदर एक्वायर करे हैं, वो भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा है। और लास्ट, कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होता है फॉरेन करेंसी बोरोइंग के ऊपर, टू द एक्सटेंट उसको एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करा जाता है टू इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला चीज के ऊपर अभी हम आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक प्रॉपर एग्जांपल है, केस स्टडी है, आप लोगों को ध्यान होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ। अब रेकोग्निशन की हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। तो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट जो है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द एसीपी, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, उसको हम कैपिटलाइज करके चलते हैं। कोई अदर बोरोइंग कॉस्ट होती है, उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बेटा इसके अंदर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलेंगे, और वो कहां पर जाएगी? पीएनएल के अंदर जो है रिकॉग्नाइज करी जाएगी। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस की तरह आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलोगे, जो कैपिटलाइज नहीं हो रही। ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता था कि जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, अगर बेटा यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मान लेते हैं कि बेटा मैंने क्या करा कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया। अब मुझे बताओ, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में यूज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस हिसाब से मटेरियल लेकर आऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं 10 करोड़ का मैंने लोन लिया है, और
मैंने क्या करा, इस टाइम पे भी 2 करोड़ चाहिए, तो मैंने 2 करोड़ यूज करे, बाकी 8 करोड़ हमने टेम्परेरी कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कि मुझे पता है अब मेरे को 8 करोड़ की जरूरत जो है अगले 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने नहीं पड़ने वाली। तो मैंने उस टाइम पीरियड के लिए उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। उस पैसे के ऊपर कोई भी मेरे को अगर बेटा इनकम हो रही है, तो वो मेरी एक्चुअल बोर्विंग कॉस्ट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी एक तरीके से। ठीक है। तो जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम होगी बेटा, उसको माइनस करके चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका हुआ है। ठीक है। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट आपको जो ध्यान रख के चलना है, वो इसके अंदर क्या पॉइंट आ जाएगा, आपका आ जाएगा कि यहाँ पे एक होती है स्पेसिफिक बोर्विंग और एक होती है बेटा जनरल बोर्विंग। ठीक है। जो तो होती है देखो स्पेसिफिक बोर्विंग, उसके अंदर तो आप जो स्पेसिफिक रेट होता है बेटा वो यूज करके चलोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, यानी जो आपने स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए ही लिया है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए आपने स्पेसिफिकली से 12% लोन लिया, तो जितना आपने वो पैसा है वो 12% एज इट इज आप यूज करके चलोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि बोर्विंग और क्वालिफाइंग एसेट में। बट कई बार क्या होता है कि आपने कुछ जनरल बोर्विंग्स करी होती हैं, तो जनरल बोर्विंग्स होती हैं उसको आप क्या क्या है डायरेक्ट नेक्सस नहीं बैठा पाते, कि हाँ यार ये जो है इसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, कुछ बोर्विंग करी हुई है अलग अलग रेट्स के ऊपर, और आप उसमें से कुछ पैसा स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी यूज करके चल रहे हो। तो वहां पर हम जो है कितना बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा वो कैसे निकाला जाएगा, एज पर दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन के साथ चीजों को आगे करके चलेंगे। ठीक है। देन बेटा इसके बाद हमने आपको इसके अंदर क्या पढ़ाया था, यहाँ पर देखो पैराग्राफ पर 12 पे एक बार मैं चाहूंगा आएंगे। कहेंगे टू द एक्सटेंट फंड्स आर बोरोड जनरली एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined by applying a capitalization rate on to that expenditure on that asset। कहेंगे उस एसेट के ऊपर आपने जितना खर्चा करा उसके ऊपर आपने कैपिटलाइजेशन रेट लगाकर चलना है। और कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाल के चलते हैं, वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर, कि आपकी बोर्विंग कॉस्ट जो है, वेटेड एवरेज ऑफ द बोर्विंग कॉस्ट जो बोर्विंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है, कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग द पीरियड। लिखा हुआ है अदर देन द बोर्विंग जो स्पेसिफिकली करी गई है, यानी जो स्पेसिफिक बोर्विंग है उसके ऊपर स्पेसिफिक रेट ही लगाना है, जो अदर बोर्विंग है जनरल बोर्विंग है उसके ऊपर हम कैपिटलाइजेशन का रेट लगाकर चलेंगे, जितना हमारा क्वालिफाइंग एसेट के लिए क्या हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है। ठीक है। जो अमाउंट ऑफ बोर्विंग कैपिटलाइज होने जा रही है, कहेंगे शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोर्विंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड। जितना आपने बोर्विंग कॉस्ट इनकर करा है उससे ज्यादा बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। ठीक है। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कह रहे हैं कि जहां पर आपके पास मान लेते हैं कि जो कैरिंग अमाउंट है या अल्टीमेट कॉस्ट जो है क्वालिफाइंग एसेट की, अगर मान लो उसकी रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा जा रहे हैं या एनआरवी से ज्यादा जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी स्टैंडर्ड्स की तरह उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। आई विल गिव सिंपल एग्जांपल, जैसे इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लो। इन्वेंट्री कैन बी क्वालिफाइंग एसेट इफ इट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू मेक इट रेडी फॉर इट्स सेल। ठीक है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट बन सकता है। तो उस केस में जो है हम इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करके चलेंगे, यानी कॉस्ट का पार्ट हम उसका बनाकर चलते हैं। ठीक है, जनरली इंटरेस्ट पार्ट नहीं होता, लेकिन उस केस में बन सकता है, क्वालिफाइंग एसेट है तो। अब मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है दैट इज मोर। ठीक है, और हमारा जो एनआरवी है उस इन्वेंट्री का कम है, तो वहां पर आप AS2 की एप्लीकेशन करते हुए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आप लेकर चलोगे। देन अगला जो है, ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब होनी चाहिए। ये आपको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर वो आपको ना कोई डेट्स दे देंगे कि इस दिन ये काम हुआ है, अब आपको बताना है कि कब कमेंसमेंट होनी चाहिए। कहेंगे जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोर्विंग कॉस्ट है एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, वो कमेंस कब होना चाहिए, व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी कमेंसमेंट करके चलोगे, अदरवाइज मत करना। पहला क्या है, कि जो आपका एक्सपेंडिचर है ACP के ऊपर, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन के ऊपर, वो अनकर हो चुका हुआ है। दूसरा क्या है कि बोर्विंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो गई है। और तीसरा क्या है कि जो भी एक्टिविटीज जरूरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए, इंटेंडेड यूज या सेल के लिए, वो इन प्रोग्रेस है। अब कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर है ऑन क्वालिफाइंग एसेट, उसके अंदर वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा जिसमें आपका मान लीजिए पेमेंट हुई है या तो कैश से, या फिर आपने कोई एसेट जो है वो आपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है, या कोई लाइबिलिटी आपकी अराइज हो गई है इंटरेस्ट बेरिंग। तो एक्सपेंडिचर जो है उसको आप रिड्यूस करके चलोगे। अगर मान लीजिए कि उस एसेट के रिगार्ड में मुझे कहीं और से पेमेंट मिला है, मान लेते हैं किसी एसेट के रिगार्ड में बेटा मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, तो मुझे उसको जो है वो माइनस करके चलना है, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट विच इज नॉट इनकर्ड बाय मी। तो आपके ऊपर, आपके पास बच्चे पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखो बन के आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करके चल रहा हूँ या MCQ की बात करके चल रहा हूँ, जिसके अंदर वो AS10, AS12 और AS16 को मिक्स करेगा। AS10 के अकॉर्डिंग आपको पहले डिटेल देगा कि आप जो है वो एक एसेट एक कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। ठीक है। फिर आपको कहीं ना कहीं बोल देगा कि आपको कुछ एक गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, और बीच में कुछ बात करेगा कि आपने उस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए बोरविंग ले रखी है।
ठीक है। और अगर उसको थोड़ा सा और ट्विस्ट डालना है तो साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को याद कर लेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर कह देगा कि आपने जो वो मशीनरी ली है या जो भी आप एसेट ले रहे हो ना, जो आप एक्वायर करके चल रहे हो उस एसेट के लिए चीजें, वो आपने सिर्फ फॉरेन से कुछ एक्वायर करा है तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी आ जाएगा। ठीक है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, आई विल फाइंड दैट क्वेश्चन एंड आई वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, बट एक बार हम पहले एएस 10 और 12 भी हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में वो आपके वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम कहते हैं कि जो एवरेज कैरिंग अमाउंट होगी ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट, जो प्रीवियसली हमने कैपिटलाइज करी है, वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन होता है कि कैपिटलाइजेशन रेट कितना अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है कि यहां पर वो ये चीज कहता है कि जो एक्टिविटी जरूरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन ही इंक्लूड होगा। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल वर्क चल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है, कोई पेपर वर्क चल रहा है, ठीक है, आपको बताइए कि आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाना है, आपकी क्या है, एक शॉप है, बूथ है। अब बूथ के ऊपर आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है, यही एग्जांपल हमने क्लास में लिया था कि अब फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर ये नहीं है कि मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, या मान लेते हैं कि से आप में से किसी बच्चे को 32 सेक्टर से चंडीगढ़ जहां आप पढ़ने आते हैं वहां पर आपको कोई एरिया बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि चलो मुझे यहाँ पर घर बनाना है। ठीक है, तो ये नहीं ना कि आपने अपने खुदाई शुरू करवा दी, घर बनाना शुरू कर दिया, बेटा देयर आर सर्टेन परमिशन विच आर रिक्वायर्ड। तो आप बिना परमिशन के थोड़ा ना कहीं पर भी घर बना दोगे। ठीक है, तो जो एक पेपर वर्क भी अगर चल रहा है, कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज भी चल रही हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन होगा तभी है कि कॉस्ट इनकर हुई है, तभी वो कैपिटलाइजेशन इस में आएगा। अच्छा, ओके, यहां तक हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, अब बोरवेल यस कॉस्ट अगर सर। मान लीजिए आपने कोई इनकर करी है, जब कोई लैंड जो है वो अंडर डेवलपमेंट है तो उसको हम कैपिटलाइज करके चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने बिल्डिंग एक्वायर करी है कोई, ठीक है, आपने यहाँ मान लीजिए कोई लैंड एक्वायर करा है उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे। आपने अगर कोई जमीन एक्वायर करी है, आप उसके ऊपर कोई बिल्डिंग जो है वो बनाने वाले हैं, तो ठीक है, विदाउट एनी एसोसिएटेड कॉस्ट। तो आपने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करी है, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर बच्चे आप क्या करके चलेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करके चलेंगे। मैंने कोई जमीन ली है, मैंने जमीन क्यों ली है, मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर कल को क्या बना के चलूंगा, बिल्डिंग बना के चलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कल को इसके ऊपर बिल्डिंग बना के चलूंगा, मैंने जमीन ली है, मैंने ना कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी ना कुछ करा, मैंने जमीन लेके छोड़ दी, तो उस टाइम पे बेटा मेरी कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो है वो नहीं होने वाली है। अच्छा, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात करके चलते हैं। बेटा कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड हो जाएगा, कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन जो है वो आपका सस्पेंड हो जाता है एक्सटेंडेड पीरियड में, जिस टाइम पे आपकी एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा इंस्टीट्यूट ने बना भी रखा है आप लोगों का। ठीक है, अगर आपको ध्यान आता हो कि मान लेते हैं ब्रिज वाला एग्जांपल आपको यहाँ पर याद आता होगा कि मान लेते हैं एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हैं। ठीक है, अब एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट हम करके चल रहे हैं, अब वो एक ऐसा एरिया है जहां पर हाई वाटर लेवल रहते हैं। अब हाई वाटर लेवल रहते हैं तो वहां पर ड्यूरिंग द हाई वाटर लेवल हमें उस टाइम पे डिले करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे काम उस टाइम पे 1 महीना 2 महीना वो काम रोकना ही पड़ेगा जिस टाइम पे हाई वाटर लेवल चल रहा है। तो ये नहीं है कि हम उस टाइम पे हम कह देंगे कि हम बोरविंग कॉस्ट को जो है कैपिटलाइज करना रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे, मतलब वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका कि बोरविंग कॉस्ट जो है आपका इनकर होगा ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड जिसके अंदर एक्टिविटीज जो जरूरी है एसेट प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इंटरप्टेड है। कह रहे हैं ये जो कॉस्ट है, इसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पार्शली एसेट्स, ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं होंगी कैपिटलाइजेशन के लिए। कोई पार्शली एसेट, पार्शली कंप्लीटेड एसेट है वो कस पड़ा है, वो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसको सस्पेंड करके नहीं चलेंगे जहां पर कोई अगर सब्सटेंशियल टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अगर कैरिड आउट होकर चल रहा है तो वहां पर आप सस्पेंड करके नहीं चलोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वहां पर भी सस्पेंड नहीं होगा जहां पर डिले जो है वो टेम्परेरी नेचर का है, कि जहां पर एसेट को रेडी करने के लिए आपको पता है कि उसको आपको रोकना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको याद आता हो तो मैंने एक एग्जांपल और लिया था कि जैसे बेटा अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो होता क्या है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको पता है कि बिल्डिंग के अंदर लेंटर डलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मुझे पोल्स जो हैं वो बनाने हैं, पिलर्स बनाने हैं, तो जब पिलर्स बनाने हैं होता क्या है कि सरिया डाला जाता है, सरिया डाल के उसके आसपास क्या करा जाता है, स्टील की जो है वो प्लेट्स लगाई जाती हैं, और फिर सीमेंट जो है अंदर फिल करा जाता है, और उसको ना छोड़ दिया जाता है रेस्ट के लिए। ठीक है, तो उसको 10 दिन 15 दिन उस टाइम पे वहां पर फिर कोई काम नहीं होता है ताकि इसको सूखने के लिए प्रॉपर टाइम मिले, बस इसको पानी देते रहते हैं। अदरवाइज कोई इसके ऊपर काम जो है वो नहीं करा जाता है। ठीक है, जब तक ये पक्का नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक ये पक्का नहीं होगा हम आगे फ्लोर के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो अब वहां पर काम रोकना पड़ रहा है ना, तो वहां पर ये नहीं है कि हम उसको सस्पेंड कर देंगे, कि हम कैपिटलाइजेशन रोक दें। अगर अगला आ गया सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अब हमने क्या करना है कि कैपिटलाइजेशन आगे नहीं करके चलेंगे, सीज हो जाएगा। कब हो जाएगा सीज? जब सारी की सारी सब्सटेंशियल एक्टिविटीज जो जरूरी थी, एज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, वो कंप्लीट है। अब हम कब मान के चलते हैं? जब उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है या प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि कुछ एक रूटीन का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है बेटा अभी भी पेंडिंग हो। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या करा, कोई प्रॉपर्टी जो है वो बनाई। अब मान लेते हैं यूजर की स्पेसिफिकेशन में कुछ एक डेकोरेशन पेंडिंग है, माइनर सी कुछ डेकोरेशन पेंडिंग है। तो हम ये मान के चलेंगे कि भी वो बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो हम उसके बाद जो भी बोर्विंग कॉस्ट इनकर हो रही होगी उसको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, उसको हम सीज कर देंगे, कैपिटलाइज करके नहीं चलेंगे। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि आप एक क्वालिफाइंग एसेट जो है वो कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो और वो कंप्लीट हो रहा है पार्ट्स में। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है वो इंडिविजुअली यूज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कॉलेज का एग्जाम्पल लिया था कि कॉलेज के अंदर मान लेते हैं एक कैंटीन बन रही है, एक एडमिन ब्लॉक बन रहा है, एक ऑडिटोरियम बन रहा है, उसके अलावा बिल्डिंग्स बन रही हैं अलग अलग। तो जो जो बिल्डिंग बनती जाएगी बेटा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो बिल्डिंग बनती जा रही है तो उससे रिलेटेड जो बोर्विंग कॉस्ट रहेगी वो सीज हो जाएगी टू बी कैपिटलाइज। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लेते हैं कोई ऐसा प्लांट बनाकर चल रहे हैं कि जहां पर जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपकी बोर्विंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी कंटिन्यू रहेगी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक स्टील प्लांट हो गया। अब स्टील प्लांट के अंदर से एक प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा, स्टील मिल हो गया। ठीक है, दूसरा प्लांट लगेगा, तीसरा, चौथा, पांच, मतलब ये पांच चीजें बनेंगी। जब ये पांचवी बनेगी ना तब जाकर आप स्टार्ट कर पाओगे काम, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। मतलब ये नहीं है कि अगर ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला पेंडिंग है, अभी इन प्रोसेस है, लास्ट वाला इन प्रोसेस है, तो ये नहीं है ना कि हम ये कह दें कि हम इसको कैपिटलाइज कर दें, स्लेट बोरिंग कॉस्ट नहीं कर पाओगे कैपिटलाइज। ठीक है, फिर उसका बेटा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की हम बात करके चलें तो इसके अंदर कहता है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी है बोरिंग कॉस्ट के लिए आप कैपिटलाइज करके चलोगे, प्लस जो भी आपका अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट है वो आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी है वो डिस्क्लोज करके चलोगे। जो अमाउंट ऑफ बोर्विंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करा है वो आपने डिस्क्लोज करके चलना है। फिर बेटा कहीं आपको ना पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं बेटा आपने ना फॉरेन लोन ले रखा है, फॉरेन करेंसी में आपने बोर्विंग ले रखी है यूएस डॉलर से 10,000, $10,000 का आपने लोन लिया। कब लिया? 1 अप्रैल 2023 को, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए 5% के हिसाब से। कहने जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन रेट था 45 पर डॉलर का, और आपका 31 मार्च साल के एंड में रेट था 48 पर डॉलर का। ठीक है, कह रहे हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय एक्सवाईजेड लिमिटेड लोकल करेंसी एट 11%। अगर आप लोकल करेंसी में बोरोइंग करते तो 11% के हिसाब से आपको क्या मिल जाता, इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन मिल जाता। तो बेटा अगर यहाँ पे सोच के देखो, ठीक है, दो डॉलर 10,000 का आपका क्या था, लोन का अमाउंट था, इसके ऊपर 5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट आप एट द एंड ऑफ ईयर चार्ज करके चलोगे। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पेमेंट नहीं करा है तो 48 रुपीज के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालोगे, तो आपको 24,000 का भी इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपने जब लोन लिया था तब रेट था 45 का, अब रेट है 48 का, तो 3 रुपए से डॉलर का रेट बढ़ गया। तो आपकी ना प्रिंसिपल लाइबिलिटी बढ़ गई है। क्योंकि इंडियन रुपी में अगर आप निकाल के देखो तो हम 10,000 इंटू 45, आप पहले कहते हैं 4.5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन अब आप क्या कह रहे हो, 480 प्रिंसिपल का देना है। तो ये जो 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ये आपका इंक्रीज इन लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट, आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, अब अगर आपने लोन जो है वो इंडियन करेंसी के अंदर लिया होता तो तब आपको क्या इंटरेस्ट जाता आपका। बेटा अगर मैंने इंडियन करेंसी में लोन लिया होता तो 10,000 पे जिस टाइम पे लोन लिया था उस टाइम पे 45 पे डॉलर का रेट था, तो 10,000 इंटू 45 यानी 4.5 लाख रुपए का लोन होता। 4.5 लाख के ऊपर मैं 11% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 49,500 आ जाएगा। तो 49,500 जो है अगर मैं इंडियन करेंसी के अंदर लोन लेता वो आपका अमाउंट आ जाता। इसके बाद आपने क्या करके चलना है, इसके बाद आपने डिफरेंस निकालना है कि आपका लोकल करेंसी बोर्विंग और फॉरेन करेंसी बोर्विंग कितना डिफरेंस था। लोकल करेंसी बोर्विंग के अंदर आपको कितना जा रहा था, 49,500। फॉरेन करेंसी बोर्विंग में कितना इंटरेस्ट गया था, 24,000। तो आपका 25,500 रुपए का बेटा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड देखो आगे क्या बोलता है, ये बड़े ध्यान से सुन के चलना। ठीक है, अगर आप देखो तो बेटा आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई थी 30,000 रुपए से। ठीक है, रेट चेंज की वजह से। और आपका जो करेंसी के बीच इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस है वो है 25,500 का। तो वो ये कहता है कि ये जो 25,500 है ये तो आपका क्या कहलाएगा, बोर्निंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको तो हम बोर्निंग कॉस्ट के अंदर लेकर चलेंगे। तो जो ऊपर हमारे पास पैराग्राफ आया था ना एक्सचेंज डिफरेंस वाला, वो यही पे अब आप कह रहा था, कहना कि जो 30,000 की आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है,
ठीक है, उसमें से 25,500 जो है वो हम बोर्विंग कॉस्ट कंसीडर करके चलेंगे, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। हम क्या करके चलते हैं, जितना भी डिफरेंस होगा बेटा लोकल करेंसी बोर्विंग और फॉरेन करेंसी बोर्विंग के अंदर टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हम उतना क्या मान के चलेंगे, बोर्विंग कॉस्ट हम कंसीडर करके चलते हैं। और बाकी जो है हमारा, हम क्या कैसे जाएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग डील होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टोटल बोर्विंग कॉस्ट की अगर हम बात करके चलें तो टोटल बोर्विंग कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी, टोटल बोर्विंग कॉस्ट हमारी 24,000 जो पहले गई प्लस ये 25,500 रुपए। अब मैं कहता हूँ कि और बाकी जो 4,500 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, वो AS 11 के अकॉर्डिंग डील होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, मान लेते हैं रेट यहाँ पर 13% होता है लोकल करेंसी बोर्विंग का, तो उस केस में बेटा 58,500 आपका इंटरेस्ट बनता, कैसे, $10,000, 45 रुपए आपका रेट था जिस टाइम में लोन लिया था, इसके ऊपर 13% निकालोगे तो 58,500 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब 58,500 में से बेटा 24,000 आप अगर माइनस करके चलो तो आपका भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 34,500 का। लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, वो आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है कितने से, आपकी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है वो कितने से इंक्रीज हुई है बेटा, 30,000 से। और आपका डिफरेंस कितने का है, 34,500 का। तो वो कहता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 वो बोर्विंग कॉस्ट रहेगा। अब यहां पर जो एक्सेस वाला 4,500 है ना, उसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग डील करके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपको पेपर के अंदर बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ की फॉर्म में भी। ठीक है, जिसके अंदर वो आपसे ये ट्रीटमेंट जो है वो टेस्ट करके चल सकता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये आपका था बेटा पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, कंसेप्ट हमने रिवाइज करवा दिया, ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट का टाइम लगा, 20 से 22 मिनट का। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे प्लीज मेरे से एक बार पूछ लीजिए। याद आ गया एक बार बेटा सारा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब हम बेटा आई साइड सर, में। हाँ जी बोलो बच्चे। सर अगर मतलब एडवांसेस के लिए देते हैं, एडवांसेस के लिए देते हैं किसी पीपी को परचेज करने के लिए, तो वो वाले बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं कि नहीं करते? बच्चे डिपेंड करेगा एडवांस किस चीज के लिए दिया है। अगर मान लो तो आपने कोई एडवांस दिया है, जैसे मान लेते हैं मैंने किसी गाड़ी के लिए एडवांस दिया, मैंने किसी ट्रक के लिए एडवांस दे दिया, तो जैसे ही वो ट्रक मिलेगा वो तो रेडी फॉर यूज है, तो उसको बनाने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने बस एक एडवांस दिया तो वहां कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने कोई किसी ऐसे एसेट के लिए दिया है जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए या जिसके बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जाने वाला है, तो उस केस में हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने कुछ एडवांस दिया हुआ था, वहां पर वो मान के चल रहे हैं कि वो पार्ट ऑफ प्लांट है जो एडवांस दिया है, तो वहां सर पर नीचे उन्होंने उन्होंने कैपिटलाइज कर। एजम्पशन भी दी है हाँ कि हाँ, अगर आप एजम्पशन। दूसरा फॉलो करते हो। बिल्कुल बच्चे, आप क्या कर सकते हो वहां पर, देखो दोनों एजम्पशन वायबल है, दोनों एजम्पशन पॉसिबल है। जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करके, आप मतलब जो भी ट्रीटमेंट करके आ रहे हो यू विल राइट इन एजम्पशन। ठीक है, आप एजम्पशन में लिखाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप एजम्पशन लिख कर नहीं आ रहे हो और वैसे सॉल्व करके आ रहे हो बेटा, फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए बेटा, जस्ट पानी पी लो 1 मिनट बेटा, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। हाँ जी बच्चों, बेटा अब हम ना रिवाइज करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के क्वेश्चंस। ठीक है, क्विकली देखकर चलेंगे। बेटा PRM लिमिटेड जो है उसने एक लोन ऑब्टेन करा 120 लाख रुपए का बैंक से 30 अप्रैल 2021 को। डेट्स को हमेशा बेटा ध्यान से पढ़ के चलना, गड़बड़ मत कर बैठना। 30 अप्रैल 2021 को लोन लिया बेटा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। कहने इट वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज, शेड की कंस्ट्रक्शन करी है 50 लाख रुपए लगा, 120 लाख रुपए का लोन था, मशीनरी परचेज के लिए 40 का, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 का, और ट्रक परचेज करने के लिए 10 का। कहने कंस्ट्रक्शन जो है वो शेड की कब कंप्लीट होगी, मार्च 2022 में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे 11 महीने लगे हैं बेटा। मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, कह रहे हैं जिस दिन हमने मशीनरी एक्वायर करती उस दिन इंस्टॉल कर दी। डिलीवरी ट्रक की अभी मिली नहीं थी, और टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है वो 18 लाख रुपए का हुआ है। बेटा मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अंदर उसने क्या दे रखा है, निकाल के दे रखा है। आपको क्या करना था, ट्रीटमेंट बताना था इंटरेस्ट का। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखा रहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोर्विंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग, बोर्विंग कॉस्ट क्या होती है, बोर्विंग कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है विच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, और वो कैपिटलाइज होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। बोर्विंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ACP स्लेटेड ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। कहेंगे जो अमाउंट ऑफ बोर्विंग कॉस्ट,
जो कि हमारी कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है, वो कैसे निकाली जाएगी? इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड। यानी जो बाकी बोरोइंग कॉस्ट है उसको आप रेकॉग्नाइज करके चलोगे एज एक्सपेंस उस पीरियड में जिसमें वो इनकर हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करके चलें, तो यहां पर हमारे पास देखो, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड है बेटा, वो एक क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जो इससे रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज होगी। परचेज ऑफ मशीनरी जो है बेटा, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्यों? वो उसी दिन रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है, जिस दिन एक्वायर करो उस दिन इंस्टॉल हो रहा है। वर्किंग कैपिटल आपका क्वालिफाइंग एसेट बेटे नहीं हो सकता। जो आपने ट्रक परचेज करा है, सीधी सी बात है बेटा, आपने ट्रक के लिए एडवांस दिया, अब तक उसकी डिलीवरी मिली नहीं है। अब यार प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, ट्रक जो है वो क्या रेडी फॉर यूज होगा जिस दिन डिलीवरी लेने जाओगे? ठीक है, तो इसकी Yes. ये भी क्वालिफाइंग एसेट के अंदर फॉल आपका नहीं करेगा चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स लिखा, क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब मुझे इतना पता है कि जो आपका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स रिलेटेड है वो कैपिटलाइज होता है, और दूसरे वाला P&L के अंदर चार्ज होता है। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे 18 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट था। ठीक है, और 120 लाख के लोन के अगेंस्ट था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझो एक तरीके से हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया। 18/120, 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट 120 लाख की बोरविंग के लिए है, तो 50 लाख की बोरविंग के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? वो हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख रुपए जो है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, तो इसको इस कॉलम में दिखा दिया। बाकी जो नॉन क्वालिफाइंग वाले था, नॉट क्वालिफाइंग एसेट थे, उनका कहाँ दिखा दिया? P&L के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे। टोटल करोगे 7.5 लाख और 10.5 लाख ये आ रहा है। बोरविंग कॉस्ट 7.5 लाख रुपए का कैपिटलाइज करके चलेंगे एज कॉस्ट ऑफ शेड। ठीक है। एंड 10.5 लाख जो है वो एक्सपेंस की तरह चार्ज करा जाएगा इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। अब पेपर के अंदर आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको MCQ की फॉर्म में दे दे वो, कि कह देंगे कितना बोरविंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। ठीक है, उसके अंदर एक ऑप्शन देगा 18 लाख, एक ऑप्शन देगा 7.5 लाख, एक ऑप्शन देगा 10.5 लाख, और एक तीसरा कोई ऑप्शन वो दे देगा। ठीक है बच्चा, चौथा ऑप्शन कोई दे देगा। अगली कैटेगरी बेटा आती है आपकी ये, दिस इज योर सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है। इसके अंदर अब क्या चीज है? अब यहाँ पर बेटा ये वो क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, जहां पर एक जनरल बोर्मिंग भी है और एक स्पेसिफिक बोर्मिंग भी है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तो आपको ना बस स्टेप्स अगर पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्स लिमिटेड ने एक नई बिल्डिंग बनानी शुरू करी है 1 जनवरी 2021 को। उसने 1 लाख रुपए का एक स्पेशल लोन लिया है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो स्पेसिफिक लोन हो गया, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। कंपनी की अदर आपको नॉन स्पेसिफिक दो लोन दे रखे हैं। कह रहे हैं हमने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है 11% पे, एक 9 लाख रुपए का लोन लिया है बेटा 13% के ऊपर। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, आपको एक्सपेंडिचर बता दिया कि प्रोजेक्ट के ऊपर इतना इतना खर्चा करा है। कह रहे हैं बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है 31 दिसंबर को। कह रहे हैं आपको प्रिंसिपल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको फॉलो करते हुए आपको ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करके चलोगे, जनरल एंट्री पास करके चलो, और बोर्निंग कॉस्ट बता के चलनी है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। चलो बेटा कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? बेटा आपको अब यहाँ पर स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आपका स्टेप बेटा क्या होगा? आपको कैलकुलेशन करके चलना है वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकाल के चलना है। वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? बेटा सीधी सी बात है, मैं कहूंगा मेरा कितना पैसा, इसको आप ऐसे समझो कितना एक्सपेंडिचर मेरा कितने टाइम के लिए हुआ है। आपने 2 लाख रुपए जो है वो जनवरी में यूज कर लिया, तो 2 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ 12 महीने यूज हुआ, तो इंटू 12/12। अप्रैल के अंदर आपने 2.5 लाख रुपए यूज करा, और तो मैं कह सकता हूँ 2.5 लाख इंटू कितना, 9/12 टिल एंड ऑफ द ईयर। जुलाई के अंदर आपने 4.5 लाख रुपए और यूज करा, तो 4.5 लाख इंटू कितना, 6/12। और आपने दिसंबर 2021 के अंदर बेटा 1/20 यूज करा, ये 1 महीने यूज हुआ होगा, तो इंटू 1/12। ठीक है, आपका जो भी अमाउंट आएगा बेटा उसका आप टोटल करोगे, ये आपका क्या कहलाएगा? वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। सेकंड स्टेप बेटा आपका क्या रहेगा? अब हमने निकालना है एक कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट बच्चों कैसे निकलता है? कैपिटलाइजेशन रेट बेसिकली कौन सा रेट है? ये वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है बेटा। कौन सा रेट होता है? वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। और वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा? जो आपकी अदर देन स्पेसिफिक वाली बोर्विंग है उसके ऊपर। मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, उसके ऊपर 11% का अगर इंटरेस्ट लगेगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा 55,000। 9 लाख रुपए की जो बोर्विंग है उसके ऊपर 13% के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? वन इंटू लैख सेवनटीन थाउजेंड 1,17,000 टोटल करूंगा बेटा, ये आ जाएगा 172। ठीक है। अब 172 यहाँ पर आ रहा है, मेरे को बेटा ऊपर वाला अमाउंट भी कोई बच्चा बताएगा कितना आ रहा है? यहीं से देख लेते हैं। 6/22,500 Yes. बेटा, ये आ रहा है, ये आ रहा है 6/22,500। ठीक है।
अब अगर मुझे बेटा अब यहाँ पर क्या निकालना है, अब मैं अगली स्टेप क्या करके चलूंगा, मैं यहाँ पे अब रेट निकालूंगा। ठीक है, अब रेट कैसे निकलेगा, मैं कहूंगा 1,72,000 डिवाइडेड बाय 6,22,500, मल्टीप्लाई इसको किससे कर लिया, 100 से कर दिया। ठीक है, तो रेट मेरा कितना आ जाएगा, 1,72,000 डिवाइडेड बाय 6,22,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है बेटा, सर अरे नीचे वेटेड एवरेज ट्वेंटी आएगा। सॉरी सेवन सॉरी पॉइंट सॉरी सॉरी नीचे सॉरी वेटेड बच्चों, एवरेज सॉरी, आएगा। अरे सॉरी 15 सॉरी 14। सॉरी, नमूना 14 लाख। ठीक है, देखना मेरी गलती में कैसे बोले हैं एकदम सारे, अपनी गलतियां नहीं देखते। चलो, कितना आ रहा है बच्चे, अच्छी बात है बेटा, पॉइंट आउट ट्वेल्व जरूर पॉइंट टू करना एट चाहिए। ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट टू पॉइंट एट टू एट फाइव परसेंट ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर गलती से आप लोग ऊपर वाला अमाउंट मत ले लेना। अब 12.285% का रेट आ गया, ठीक है बच्चे। अब ये आपका वेटेड एवरेज रेट आ गया। अब क्या करना है, अब मेरे को निकालना है कि कितना इंटरेस्ट होगा इस वेटेड एवरेज एक्सपेंस के ऊपर, यानी ये जो 6/22 का हमने खर्चा करा है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना। बेटा आपने 1 लाख रुपए की स्पेसिफिक बोरविंग करी हुई थी, तो बेटा देखो जो 1 लाख रुपए की स्पेसिफिक बोरविंग थी उसके ऊपर तो स्पेसिफिक रेट ही यूज होगा, यानी 10%, तो यहाँ तो 10,000 ही आएगा। लेकिन जो आपकी नॉन स्पेसिफिक वाली थी वो कितनी रह जाएगी, 6/22 में से 1 लाख गया तो बचा कितना, 5/22,500। इस 5/22,500 के ऊपर 12.285% बेटा आप निकाल के चलोगे। 5/22,500 के ऊपर 12.285% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिक्स फोर फोर वन वन सिक्स सिक्स फोर एट वन नाइन नाइन 64189.12 आ रहा है। वन ठीक है, टू तो ये फाइव टोटल कितना आ गया, 74189। बेटा दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द बोरविंग कॉस्ट जो आपका कैपिटलाइज होकर चलेगा। ठीक है, तो अब आपका कितना अमाउंट टोटल कैपिटलाइज होगा, जितना आपने बिल्डिंग के लिए खर्चा करा, 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5, 1,20। इसकी डिटेल आपको ऊपर दे रखी थी। इंटरेस्ट जितना कैपिटलाइज करना है वो ऐड करा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,94,189। एंट्री क्या पास हो जाएगी, बिल्डिंग टू बैंक, खत्म। बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो बेटा, हम क्विकली अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 अप्रैल 2021 को अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक लोन ऑब्टेन करा 32 करोड़ रुपए का, यूटिलाइज कैसे करना है, कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज। वर्क वाज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू टेम्परेरी हाई वाटर लेवल। बेटा जानबूझ के ये लाइन दी है, क्योंकि ये क्या चेक चेक करना चाह रहा है कि कोई ना कोई बच्चा पक्का ऐसा करेगा कि यहाँ पर सस्पेंड करेगा। ठीक है, अगर सस्पेंड कर देगा यहाँ पर वो फॉर दैट टाइम बिंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो वहां पर बच्चा गलती कर बैठेगा 1 मंथ की। यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी सस्पेंशन था, जरूरी था, तो यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या करा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बेटा सी लिंक 2 सिटीज के बीच में, क्या ये 25 करोड़ आपका क्वालिफाइंग एसेट है, आंसर है ये क्वालिफाइंग एसेट है सर। आपने इक्विपमेंट मशीनरी परचेज करी, क्वालिफाइंग एसेट है, नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। व्हीकल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एडवांस दिए टूल्स और क्रेन के लिए, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। टेक्निकल नो हाउ परचेज करा, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। कह रहे टोटल आपने जो इंटरेस्ट चार्ज करा वो है 80 लाख रुपीज का, आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना था। देखो स्टैंडर्ड आंसर है, सबसे पहले आप बताओगे कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एसीबी ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। कितना अमाउंट एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, ठीक है, वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम निकाल के चलेंगे। जो अदर बोरोइंग कॉस्ट है उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे जिस पीरियड में इनकर हुआ। आपने फिर एक टेबल बनाया जिसके अंदर आपने पहले पर्टिकुलर्स के अंदर जो भी डिटेल्स थी बेटा वो लिखी, एसेट्स वगैरह की जो भी खर्चा था, आपने अमाउंट लिखा, बताया क्वालिफाइंग एसेट क्या है, फिर आपने कैलकुलेशन करी कितना कैपिटलाइज करना है, कितना चार्ज करना है। 80 लाख रुपए डिवाइड बाय 32 करोड़ इंटू 25 करोड़, इतना क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, बाकी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये जो आपने यहाँ पर इस केस के अंदर पूरे नंबर कब मिलेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने जो वहां पर मेरे को दे रखा था ना वाटर हाई वाटर लेवल वाला, मुझे लिख कर आना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक वर्क जो है वो हेल्ड हुआ था 1 मंथ ड्यू टू हाई वाटर लेवल। तो बोरविंग कॉस्ट है, कह रहे हैं वो सस्पेंड नहीं होगी टू बी कैपिटलाइज। ये एज्यूम करा गया कि हाई वाटर लेवल कॉमन है कंस्ट्रक्शन पीरियड में उस जियोग्राफिकल एरिया में, तो कैपिटलाइजेशन जो है वो सस्पेंड नहीं होगी व्हेन टेम्परेरी डेली नेसेसरी है एज अ पार्ट ऑफ गेटिंग एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ। यस यस सर। सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 बेटा कोई डिफिकल्ट थोड़ा ना, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में वही चीजें हैं। अब ये वाला इलुस्ट्रेशन के अंदर देखो 3 एजम्पशन से आंसर हो सकता है और तीनों करेक्ट है। प्रोवाइडेड बस ये है कि आप पेपर में लिख कर जरूर आए। ठीक है, कह रहे हैं कंपनी जो है उसने एक इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन लिया 580 लाख रुपए का कि हम मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन ऑफ प्लांट मशीनरी के लिए। कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जो हमने एक्वायर करी है मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर और इंस्टॉल कर ली, वो करी 406 लाख रुपए की। कह रहे हैं 406 लाख रुपए की तो आपने नई प्लांट मशीनरी एक्वायर करी, तो जो नई प्लांट मशीनरी एक्वायर करी है वो तो बेटा क्वालिफाइंग एसेट में 100% आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है,
कह रहे हैं 58 लाख रुपीज जो है आपने एडिशनल एसेट्स के लिए एडवांस दिया, तो ये आपके एडिशनल एसेट्स हो गए, और बैलेंस 16 लाख रुपए जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो गया। तो ये तीन चीजों के लिए पैसा यूज करा, टोटल करके देखोगे जरा कितना आ रहा है, 406 + 58 + 16, ठीक है, 406 + 58 + 16, तो बेटा ये 480 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, ये कितना अमाउंट बन रहा है, 480 लाख रुपीज का जो है आपका ये अमाउंट आपका यहाँ पे बन रहा है। चलो अब वो आगे कह रहा है कि अकाउंटेंट डिलेमा में है कि जो 52.2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है कि उसको किस तरीके से हम क्या करके चलें, यूज करके चलें, इनकर जो हुआ है इंस्टीट्यूशन लोन के लिए, कि उसका ट्रीटमेंट क्या करके चले। ठीक है, ऑन एंटायर इंस्टीट्यूशन लोन। देखो अब यहाँ पर बेटा देखो 3 assumption पॉसिबल है। सबसे पहले हम वो करते हैं जो आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है। आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट के लिए देखो वो तो क्वालिफाइंग एसेट है, तो ये वाला इसको आप क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट करके चलो। कह रहे हैं जो आप एडिशनल एसेट्स लेकर चल रहे हो ना, हम वो भी मान के चल रहे हैं कि वो भी इसी पर्पस के लिए है, तो उसको भी हम क्वालिफाइंग एसेट में ले लेंगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो इन दोनों से रिलेटेड जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आएगा। सेकेंड एजम्पशन कैन बी कि आप कह रहे हो कि ये जो प्लांट है, ठीक है, सिर्फ ये वाले प्लांट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी दोनों नहीं है। तीसरी एजम्पशन क्या है बेटा, मैं कह रहा हूं कि इवन ये जो मॉडर्नाइजेशन के लिए प्लांट है ना, इसको भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा, तो हम तीनों को ही क्वालिफाइंग एसेट नहीं मान के चलेंगे उस सर्कमस्टांस के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंगली बेटा आपका इसका जो है 3 आंसर्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, वो आप तीनों देख लेंगे एक बार। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों, Yes, sir. डन, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलो जी, यहाँ 116 था। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, इलुस्ट्रेशन नंबर 4। बेटा 30 लाख रुपए का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। कह रहे हैं बोरोइंग जो है वो यूज हुई है इन्वेस्ट करने के लिए इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड, अ सब्सिडरी कंपनी विच इज इंप्लीमेंटेड अ न्यू प्रोजेक्ट, इसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए पड़ेगी। कहेंगे सिंस प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं इंटरेस्ट को, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नो सर। आंसर है नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 थोड़ा सा इंप्लीकेशन आ जाएगा। अकाउंटिंग थर्टी। स्टैंडर्ड 13 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो कैसे निकलती है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के अंदर एक तो जो आपके कॉस्ट गई है वो आ जाएगी, प्लस जो भी एक्विजिशन के कुछ चार्जेस लगे, ब्रोकरेज हो गया, फीस हो गया, वो सब ऐड हो जाएंगी। इस केस के अंदर आपने क्या करा है, बोरो करा है, और आपने पैसा बोरो करके क्या करा है, किसी एक कंपनी के अंदर लगाकर चले हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब ये जो है क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है क्या कि ये जो है क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो नो सर। आंसर है नो। ये कोई क्वालिफाइंग एसेट थोड़ा ना है, क्यों, इसको क्या कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। आपके लिए एसेट क्या है, हमारे लिए एसेट तो जो है वो इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है कि हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एसेट जो है वो तो इन्वेस्टमेंट है। अब यस वो सर। इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना क्वालिफाइंग एसेट है। यस, फॉर कंपनी जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करा है, वो जो आगे प्रोजेक्ट में काम कर रही है उसके लिए वो प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट का कॉस्ट आपका इनकर हुआ है बेटा 4 लाख रुपीज का, इसको हम कैपिटलाइज करके नहीं चलेंगे, रैदर इसको हमें P&L के अंदर क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर पढ़ लो फटाफट से। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एक्विजिशन चार्जेस आ जाएंगे, ब्रोकरेज फीस, ड्यूटीज। प्रेजेंट केस के अंदर क्या करा है, बोरोड फंड्स लिए हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए, ऑफ इट्स फॉर परचेजिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो 4 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो एक्विजिशन चार्जेस के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। सिंस शेयर जो है वो रेडी नहीं है इंटेंडेड यूज और यूज के लिए टाइम ऑफ सेल, तो इसको हम क्वालिफाइंग एसेट कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते बोरोइंग कॉस्ट को। ठीक है, चलो अब एमसीक्यू की बात करके चलें। एज पर AS 16 ऑल द फॉलोइंग आर द क्वालिफाइंग एसेट एक्सेप्ट। बेटा क्या इसमें से क्वालिफाइंग एसेट जो है वो नहीं है, सारे क्वालिफाइंग एसेट है एक्सेप्ट क्या क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बताओ जरा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्वालिफाइंग एसेट, इन्वेंटरी जिसको सब्सटेंशियल पीरियड चाहिए क्वालिफाइंग एसेट, एसेट जो रेडी फॉर सेल है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते। ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, एंटायर एक्सचेंज लॉस इज एडेड, नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर द एक्सचेंज लॉस। बेटा एक्सचेंज लॉस के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करी जाती, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या क्या कंसीडर करके चलता है बेटा? कैपिटलाइजेशन रेट के लिए हम ना जनरल बोर्निंग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं करते। तो स्पेसिफिक वाला गलत गलत, तो ऑप्शन क्या है? ए, बोर्निंग कॉस्ट जो जनरल बोर्निंग के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा जरा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहने इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर द कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS 16 इज 12,000। बेटा 12,000 रुपए का अमाउंट जो है बेटा वो क्या हुआ है? इनकर हुआ है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के लिए। जो एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए इन केस ऑफ इन्वेंट्री वो 12,000 का है। इन्वेंट्री की कॉस्ट अभी कितनी है? 40,000 है। और NRV जो है इन्वेंट्री की वो कितनी है? 45 है। ठीक है, 12,000 अगर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है बेटा, 12,000 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 52 आ रही है। ठीक है, मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट बच्चे कितनी आ रही है? क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारी यहाँ पे 52,000 आ रही है बच्चा? यस ठीक सर। है। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट 52 है और हम कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की जो NRV है दैट इज 45। तो अब यहां पर मुझे बताओ व्हाट शुड बी द आंसर? हाँ जी, इसका आंसर आप लोग मुझे बता रहे हो, क्या आंसर होना चाहिए बेटा? बोलो जल्दी। कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर कितना कैपिटलाइज होना चाहिए? सर देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को अगर मैं चलता हूं तो बोरोइंग कॉस्ट जो है विच इज रिलेटेड टू कैपिटलाइज, विच इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन हमने स्टैंडर्ड के अंदर क्या एक बात और पढ़ी थी? क्या स्टैंडर्ड के अंदर हमने बात पढ़ी थी? कि जो एसेट्स हैं अगर उसकी वैल्यू कॉस्ट एक्सीड कर रही है NRV से, तो हमें उस एसेट को राइट डाउन करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर AS2 के अकॉर्डिंग मेरी NRV जो है वो 45,000 होनी चाहिए। ठीक है, AS2 के अकॉर्डिंग मेरी NRV जो है वो कितनी होनी चाहिए? 45,000 होना चाहिए। ठीक है, और मेरी कॉस्ट है 52, तो 45,000 के ऊपर मेरी इन्वेंट्री आनी चाहिए, राइट? तो यस अगर सर। 40,000 की कॉस्ट बेटा ऑलरेडी है, तो बेटा कितना और अमाउंट है जो मैं कैपिटलाइज कर पाऊंगा? वो है 5,000 का। तो आंसर क्या होना चाहिए? 5,000। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। इस यस सर। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आने के चांसेस है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ओके है ये। सर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्सिस कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग। आपको की डेट्स दे रखी है, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के ऊपर एक केस स्टडी बन रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गिव दिस पॉइंट, दे विल गिव दिस पॉइंट, एंड वो एक और पॉइंट आपको देकर चलेंगे एसेट्स रिलेटेड। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग। की डेट्स गिवन है 15 मई को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्ट्स टू बी इनकर्ड। 15 मई से लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग स्टार्ट हो गए। चलो 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हुई है। 19 जून को एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। 18 जुलाई को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। सर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उस दिन हमारा कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी बेटा? मैं भूल गया, मुझे बताना जरा। कौन कौन सी 3 कंडीशन होती थी? सर जब सर एसीबी कमेंस हो जाए, जब बोरिंग कॉस्ट इनकर होनी शुरू हो जाए, और जो एक्टिविटी से रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वगैरह वो भी शुरू हो जाए। बहुत अच्छे। एक्सपेंडिचर फॉर द ACP इनकर हो गया। सेकंड, आपका बोरविंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो गई है, और जो एक्टिविटी जरूरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इंटेंडेड यूज वो इन प्रोग्रेस है। और हमने वहां पर पढ़ा था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि इट हैज टू बी फिजिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब हमारा 19 जून को ये तीनों काम हो चुके हुए हैं, तो 19 जून आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, 2 जून बेटा मत करके आ जाना, 2 जून कह रहा हूँ, सॉरी 18 जुलाई मत करके आ जाना। अच्छा अगला क्या है? कह रहे हैं व्हेन शुड द बोरविंग कॉस्ट सीज एज पर AS 16। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बेटा हम खुद से देख सकते हैं। ठीक यस है, सर। कब सीज हो जाएगा? जब सब्सटेंशियली सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है क्वालिफाइंग एसेट के लिए टू प्रिपेयर फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर कंप्लीट। और नॉर्मली हम कब मान के चलेंगे? जब उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है, या फिर कह लीजिए उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है, और इवन दो कुछ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो पेंडिंग हो सकता है। अगर माइनर मॉडिफिकेशन जैसे डेकोरेशन वगैरह है वो आउटस्टैंडिंग है, तो हम मान के चलेंगे सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट है। जहां पर क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स के अंदर होता है या पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटेड पार्ट जो है वो कैपेबल है कि आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, बिना दूसरे पार्ट्स की कंप्लीशन के। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर भी जो है आपकी बोरविंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। ठीक है बेटा,
चलो बेटा अगला क्वेश्चन। एच लिमिटेड ने बेटा इंकर करा है बोरोइंग कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर इट्स ओन यूज। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है मई 31 को, हाउएवर डेकोरेशन वर्क जो है वो अंडर प्रोसेस है। बेटा इसी पॉइंट के ऊपर इन्होंने टेस्ट कर लिया, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से। कैन मूव मूव टू नेक्स्ट वन? हाँ जी, चल सकता हूँ ना Okay. अगले पे? Yes, sir. यस एबीसी सर। लिमिटेड जो है इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एंटरटेनमेंट पार्क कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस। उसने बैंक से लोन लिया है। कह रहे हैं सेड पार्क के अंदर सेवरल लाइट्स और फैसिलिटीज हैं, हर कोई इंडिविजुअली यूज हो सकती हैं। 3/4 पार्ट अगर कंस्ट्रक्ट हो गया है और ओपन है पब्लिक के लिए, वाइल कंस्ट्रक्शन रिमेनिंग की चल रही है, तो बोरोइंग कॉस्ट कह रहे हैं शुड कंटिन्यू फॉर द होल पार्क अंटिल द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू। नहीं सर, जो 3/4 कंप्लीट हो चुका हुआ है उसकी हमें कैपिटलाइजेशन कॉस्ट सीज कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। और जो बाकी 1/4 इन प्रोग्रेस है, कहेंगे उसका जो है कैपिटलाइजेशन जो है वो कॉस्ट आपका बोरोइंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज होती रहेगी। ठीक है। रेनबो लिमिटेड ने क्या करा है बेटा, 150 करोड़ रुपए का क्या लिया है, बोरो करे थे बॉयलर प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए 11% के हिसाब से। कहेंगे जो प्लांट एक्सपेक्टेड है कि 4 साल में कंप्लीट होगा। कहेंगे वेटेड एवरेज कैपिटल जो है वो 13% की थी। अकाउंटेंट रेनबो लिमिटेड का उसने 19.5 करोड़ पे कैपिटलाइज करके चले। तो अकाउंटेंट ने पता है क्या करा है बेटा, 150 के ऊपर उसने 13% कैलकुलेट करा है। 150 के ऊपर अगर आप 13% कैलकुलेट करोगे तो 19.5 करोड़ बनता है। ठीक है, सरप्लस फंड्स थे कह रहे हैं 150 करोड़ के, इसके ऊपर 3.5 करोड़ की इनकम हुई। ठीक है, और उसने क्रेडिट कर दिया है इसको पी&एल के अंदर। कमेंट करना है ऑन द वर्क ट्रीटमेंट। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक बोरिंग ली गई थी। तो अगर Yes, sir. स्पेसिफिक बोरिंग थी तो स्पेसिफिक रेट यूज होना चाहिए था, यानी जो अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए था वो 150 इंटू 11%, 16.5% का अमाउंट जो है बेटा वो कैपिटलाइज होना चाहिए था। ठीक है, 16.5 करोड़ कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो हम कैपिटलाइज करके बैठे हैं 19.5। पहली चीज तो वही गलत है। सेकंड चीज की जो हमारे पास टेम्परेरी सरप्लस फंड्स थे, हमने उसको इन्वेस्ट करके 3.5 करोड़ पे जो कमाए थे वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह है, तो वो इनकम माइनस होनी चाहिए। तो 16.5 में से 3.5 माइनस करूंगा तो 13 करोड़ का अमाउंट है बेटा जो कैपिटलाइज होना चाहिए टोटल। ठीक है, 13 करोड़ शुड बी कैपिटलाइज। ठीक है, ये लो बेटा, 13 करोड़ कैपिटलाइज होना चाहिए। अब लिखेंगे इसको किस तरीके से, देखो जरा। हमने सबसे पहले लिखा कि बोरोइंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन और द एसेट शुड बी डिटरमिन्ड एज पर द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। उसके लिए तो हम एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट लेकर चलेंगे, इनकर्ड लेस एनी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। कहेंगे जो कैपिटलाइजेशन रेट है शुड बी द वेटेड एवरेज ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो एप्लीकेबल होगा बोरोइंग के ऊपर जो कि आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द पीरियड अदर देन बोरोइंग्स, जो स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए है। अब इस केस के अंदर जो ट्रीटमेंट करा है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि रेट जो है उन्होंने 13% का यूज करा जबकि 11% का होना चाहिए था। ठीक है, टू बी रिड्यूस बाय द इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए था, 13 करोड़। ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल। हरीश कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करके चल रहा है एक ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेजेस। एक्सपेक्टेड है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ओवर सेवरल ईयर्स के होंगी, कंस्ट्रक्ट होंगी फेज 1 और फेज 2 में, एंड विल बी स्टार्टेड एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। आपको डिटेल गिवन है वर्क डन की ऑन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंट फेज का उन्होंने बता दिया। अच्छा कह रहे हैं ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 और फेज 2 जो है वो ऑपरेशनल हो गए हैं। अच्छा मिड में फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो गए। कह रहे हैं आपको बताना था टोटल बोरोइंग कॉस्ट कह रहा है कितना कैपिटलाइज होगा और कितना एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखें तो देखो हमने लोन कितने का लिया था, लोन टेकन एट 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 200। ठीक है, तो 200 लाख रुपए का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो 30 लाख रुपए का बेटा मेरा इंटरेस्ट बनता है। अब 30 लाख रुपए का मेरा टोटल इंटरेस्ट है। अगर मैं फेज 1 में देखूं तो फेज 1 में 34 लाख का खर्चा हुआ, फेज 2 में 64 लाख का खर्चा हुआ, यानी फेज 1 और 2 में टोटल खर्चा 98 लाख रुपीज का हुआ। और फेज 3 और 4 में टोटल खर्चा कितने का हो गया, 123 लाख रुपीज का खर्चा हो गया। अब इसकी अगर हम बात करके चलें, ये तो अभी भी इन प्रोग्रेस है, तो इसके ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो तो क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन ये जो 98 लैक्स है ये क्या हो गया, मिड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हो चुका हुआ है ये फेज। तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो 6 महीने हैं वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए और 6 महीने जो है वो पी&एल के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब 123 लैक्स जो है दैट इज द टोटल डिवाइड बाय 221 जो आपका टोटल बेसिकली खर्चा था। इसको मल्टीप्लाई किससे करा, 30 लाख रुपए से। तो मैंने कहा 16.69 लैक्स ये मेरा कैपिटलाइज होना चाहिए 100%। जो 98 लैक्स के ऊपर निकाला उसमें से 6.65 कैपिटलाइज होना चाहिए और 6.655 क्या होना चाहिए बेटा, पी&एल के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है? सर इसमें ना एक डाउट Sir, था। repeat. हाँ जी बच्चे, क्या डाउट है? सर इसमें जैसे दो टाइप के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कैश एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक दूसरा बिल्डिंग परचेज करने पे हो रहा है। तो कैश वाला क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं साथ में? बच्चे आपने
कैश वाला क्यों कैपिटलाइज करके चल रहे हैं बेटा? मतलब आपने जो टोटल लोन को लिया क्यों है ले वो रहे हैं, 200 लाख 34 और रुपए का लिया, 62 आपने का? 200 लाख में से ही पैसा दिया ना। हाँ जी। आपने पैसा तो जो दिया, बेसिकली जो लोन लिया उसमें से ही पैसा आपने करा ना बेटा। ठीक है। यस सर। और वो उसके अंदर देखो, ऊपर में क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड। नीचे वर्ड बेशक को परचेज यूज कर रहा है, लेकिन आप ऊपर पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, ऊपर लिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग। ठीक ओके है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है सर, बेटा। ये भी तो फिर एक टाइप का, अगर कैश एक्सपेंडिचर ले रहे एडवांस की टाइप में आ जाएगा कि नहीं? बच्चे एडवांस की तरह क्यों आएगा जब ऊपर स्पेसिफिकली वो बोल रहा है कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग? आप नीचे परचेज वर्ड पे ना जाओ इस क्वेश्चन में। आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा करा। अब बेटा जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो तो कुछ तो हम खर्चा करते जाएंगे ना, कुछ जो मटेरियल आएगा वो तो कैश में ही देकर चलोगे ना बेटा। तो यूज तो बिल्डिंग के लिए हो रहा है ना अल्टीमेटली। ठीक है। यस सर। चलो डन। बेटा मैंने आपके साथ स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी जो हैं वो सारे के सारे कवर कर दिए। ठीक है। अब 1 मिनट देंगे, मैं आपके साथ ना 2 क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। ठीक है, विच इज फ्रॉम पास्ट आरटीपी। चलिए बेटा 2 क्वेश्चन हम और देखकर चलेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। दो बेटा आरटीपी जनवरी 25 का मैंने एक सेशन आप लोगों के साथ लेना है, बट स्टिल जो जो चैप्टर चलो हम करते जा रहे हैं उसकी तो हम आरटीपी साथ के साथ हम कवर कर सकते हैं। ठीक है। और मैं चाहूंगा बिना सोल्यूशन देखे पहले ना जरा आप लोग जरा मुझे आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है। तो अच्छा रहेगा। हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट? एक्स लिमिटेड ने इशू करा है इन ईयर 1। अब ये एक न्यू क्वेश्चन है। मैं आपको वही कह रहा हूँ बच्चे, देखो इंस्टीट्यूट जो होता है कभी ना कोई टॉपिक तो ऐसा उठाएगा जिसमें से वो नया क्वेश्चन डाल देगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पास्ट में कभी आया नहीं ना, किसी आरटीपी के अंदर था। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। और डिफरेंट क्वेश्चन जहां आ जाता है वहां पर बच्चा जो है घबरा जाता है, जबकि जब आप इसका आंसर पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज यार ये चीज तो हमें पता थी पहले से। मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि जो हम नहीं जानते थे। ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड इन ईयर 1 a 3 year 10% per annum interest paid annually bond with a face value of 1 lakh at price of 90,000। बेटा 1 लाख रुपए का आपका क्या था, बॉन्ड था, लेकिन 90,000 के ऊपर बेटा इशू करा गया है एक क्वालिफाइंग एसेट को क्या करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, जो रेडी होगा एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, क्वालिफाइंग एसेट है। कह रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ कैपिटलाइज होगा अगर कंपनी अमोर्टाइजेशन यूज कर रही है डिस्काउंट की ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस? क्या कहते हो? पता है कहां पर टेस्ट कर गया ये? हमने बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है और अदर कॉस्ट आती है। Yes, यस सर। sir. याद आ याद रहा है है। जब मैंने बेयर टैक्स उठाया था, बेयर टैक्स के अंदर मैंने कहा था बेटा ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। Yes, उसके sir. अंदर एक पॉइंट आया था कि Yes, sir. बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम होता है रिलेटेड टू बोरोइंग। यस सर। Yes, अमोर्टाइजेशन ऑफ sir. डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग वो बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। ठीक है। तो जो भी आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट रहेगा इन बॉन्ड्स के ऊपर वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अमोर्टाइज है वो भी रहेगा, यानी इंटरेस्ट भी और जितना आपने डिस्काउंट वो करा है अमोर्टाइज। कह रहे हैं अब पैराग्राफ 6 जो है ऑफ द स्टेटमेंट, इंटर एलिया स्टेट दैट बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एसीपी शुड बी कैपिटलाइज। फर्दर कह रहे हैं पैराग्राफ 19 स्टेट्स कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज which are necessary to prepare the qualifying asset for its sale or intended use are complete. Thus, only the portion of the amortized discount should be capitalized as a part of qualifying asset, which relates to the period during which ACP takes place. यानी 2 साल अमाउंट निकालो। इंस्टीट्यूट खुद ही कह रहे हैं ना अमाउंट निकालो, और इंस्टीट्यूट ने खुद ही अमाउंट निकाल के नहीं दिया। ठीक है। आरटीपी के अंदर खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाउंट निकालो, और खुद ही अमाउंट निकाल के इन्होंने नहीं दिया है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं तो नहीं मिस आउट कर गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट बताओ जरा बेटा, कितना अमाउंट होना चाहिए? मुझे निकाल के दिखाओ जरा कितना अमाउंट होना चाहिए। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर बेटा क्या क्या आएगा? एक तो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो जाएगा जाएगा, प्लस जो आप डिस्काउंट अमाउंटाइज करेंगे वो डिस्काउंट भी जाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है। अमोर्टाइज जितना हो रहा होगा। और कितना अमाउंट हो जाएगा कब तक का? जब तक बोरोइंग कॉस्ट जो है, जब तक आपका क्वालिफाइंग एसेट
रेडी फॉर दो यूज हो साल गया, तक का इंटेंडेड जाएगा। यूज। हाँ, तो 2 साल तक का क्या होना चाहिए आपका, कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा मुझे बता दो बस। इस बार की बच्चे आरटीपी के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे से रह गया है बेटा इसके नीचे, मैं आपको बताता हूँ, चलो शुरू करें। अच्छा मुझे बताओ, टोटल आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना था। 10,000। 10,000। 10,000 है। वो यस अगर सर। बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर अगर मोटाइजेशन होती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप अमोटाइज करके चलोगे, क्योंकि 3 साल का बॉन्ड है ये। यस सर। Yes, तो से पहले साल 333, दूसरे साल 333, आखिरी साल में 3334 कर लूं, राउंड ऑफ कर लूं आखिरी साल के अंदर। yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ पहले कितना साल 2 बोरोइंग। साल। हाँ, तो कितना बोरोइंग कॉस्ट है जो मेरा हो जाएगा। ठीक है 6,666। सर, कितना बोरोइंग कॉस्ट टोटल हो जाएगा। ये तो हो गया डिस्काउंट का अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट की Yes, अगर मैं बात करके चलूं, तो ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना होगा। सर 1 lakh 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा ना। इंटरेस्ट Yes, तो sir. बच्चे इतना समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट इज ऑन द फेस वैल्यू। यस सर। तो Yes, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,000 पहले साल का इंटरेस्ट, 10,000 yes, sir. दूसरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस जो अमोर्टाइजेशन का अमाउंट रहेगा डिस्काउंट का 333, यहाँ पर भी 333। ठीक है, तो ये जो Yes, sir. आपका अमाउंट आ रहा है, ये जो पहले 2 साल का अमाउंट रहेगा, ठीक है, 20. इतना तो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ठीक यस है, सर। और जो ईयर 3 का अमाउंट होगा 10,000 रुपए इंटरेस्ट का, और 333 4, ये आप कहाँ लेकर जाओगे, एक्सपेंस में Sir. लेकर जाओगे। PNL। ये आप कहाँ लेकर जाओगे, एक्सपेंस में लेकर जाओगे। बोलो क्लियर है। यस Yes, सर। डन। sir. अब मुझे बताओ, Done, क्या sir. ये क्वेश्चन, अगर मैं कह रहा हूँ चलो जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नो सर। No, बस sir. बात वही आती है बेटा, मैं कह रहा हूँ पेपर के अंदर सारी बात आती है साइकोलॉजी की, वहां पर आपके माइंडसेट की बात आ जाती है। नया क्वेश्चन देके घबराना नहीं होता है। ठीक है, ये Okay, इस sir. इन 3 पैराग्राफ में जो भी चीजें लिखी हैं, क्या कुछ ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा हुआ क्लास में। No, sir. नो सर। फिर अगर पेपर में बेटा इंस्टीट्यूट ने ये चीज टेस्ट कर ली, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ जाता, और कोई बच्चा कहेगी हमने तो क्लास में ऐसा कुछ कर नहीं रखा, तो गलत है ना फिर। हमने बेटा करा, सब कुछ हुआ है, मैंने आपको एक एक कंसेप्ट करवा रखा है, तो आपको पेपर के अंदर ये हो सकता है नया क्वेश्चन कोई एक आधा देखने को मिल जाए कुछ एक टॉपिक्स में, लेकिन नए Yes, क्वेश्चन का sir. मतलब ये नहीं है कि हमने वो कंसेप्ट नहीं कवर कर रखा होगा। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको आता होगा। अब ये अमोर्टाइजेशन वाली चीज पढ़ा रखी है क्लास में, कोई बच्चा पढ़ के नहीं गया है, वो फिर मेरी गलती नहीं होगी ना, वहां पर फैकल्टी की गलती नहीं होती। थोड़ा सा शांति से करोगे, आराम से ये क्वेश्चन हो जाना था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, और अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ पहले ट्राई कर। तो मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट का 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रफली जरा इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके अंदर भी क्या हुआ, उसने एक ट्विस्ट डाल दिया बस छोटा सा। एक उसने आपको प्लान की वैल्यू दी है, एक एक्चुअल दिया है। मतलब हमने प्लान करा था कि अक्टूबर के अंदर 5 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, एक्चुअल में कितना हुआ, 4 लाख। नवंबर में हमने सोचा था 6.5 का खर्चा करेंगे, खर्चा कितना हुआ, 795। तो इस तरीके से उसने आपको जो है कुछ एक आपको डिटेल दे दी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको तो इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, रीजन देते हुए वेर एवर नेसेसरी एज्यूम करो ओवरड्राफ्ट विल बी लेस इफ देर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार पूरा। ठीक है, और फिर जरा इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाओ, दिए 5 से 6 मिनट, मैं 5 से 6 मिनट के लिए वीडियो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बॉस। चलिए बेटा, आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया था। बेटा सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो प्लान वाला अमाउंट था, उसको मैं करके चलूंगा इग्नोर। हमने ये प्लान किया था कि भाई 5 लाख रुपए का हम खर्चा करेंगे, एक्चुअल खर्चा करा 4 का, तो मेरा इंटरेस्ट भी तो फिर मैं 4 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करूंगा ना, जो मैंने बेसिकली यूटिलाइज करा है। ठीक है, Yes. जो कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो बैंक को 15% का इंटरेस्ट देके चलती है पर एनम, विच इज डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली बोल दिया कि मंथली बेस के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो डेबिट होके चलता है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर द कंपनी हैड ₹20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। कह रहे हैं हमारे पास 31 दिसंबर तक कितना था, ओवरड्राफ्ट ही पड़ा हुआ था, कितने का, 20 लाख रुपए का। सरप्लस कैश था जनवरी के अंदर, और फिर से हमारे पास 1 फेब से यहाँ पे 14 लाख रुपए का क्या था, ओवरड्राफ्ट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, सरप्लस था। Canada company had a strike during December has could not continue the work during the said period.
कंपनी ने क्या हो गई थी, यहाँ पे स्ट्राइक हो गई थी दिसंबर महीने के अंदर, तो इस वजह से काम जो है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन जो सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो चल रहा था। ठीक है। ऑन साइट वर्क कह रहे हैं फिर से 1 जनवरी को शुरू हुआ, और सारा का सारा काम 31 मार्च को कंप्लीट हुआ। और कह रहे हैं ज्यूम करो जितना खर्चा करा है वो फर्स्ट डे पे करके चलते हैं। चलो सर शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो अगर मुझे एक चीज बताओ, ये जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा था कि स्ट्राइक वाला, क्या इसके रिगार्ड में हम बात करके चले? मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट की सस्पेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो सर। नहीं। हाँ सर, नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये, क्योंकि सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो चल रहा था। अगर यस सर। सब्सटेंशियल ना चल रहा होता तो मैं सस्पेंड वहां शायद कर देता। ठीक है। चलो, अब यस। मुझे बताओ, अब मैं अक्टूबर की बात करके चलता हूँ। बेटा अक्टूबर मंथ में मैंने खर्चा करा 4 लाख रुपए का। ठीक है। अब 4 लाख के ऊपर 15% का मैं इंटरेस्ट निकालूं, और एक 8 लाख। महीने का मैं निकाल के चलूं। ठीक है। तो 4 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट, ये आ जाएगा 60,000। 60,000 इंटू 1/12 हो जाएगा 5,000, तो 5,000 का इंटरेस्ट का यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नवंबर मंथ की। ठीक है। अब नवंबर मंथ में मैंने क्या करा, 7,95,000 और खर्चा कर दिया। अब जरा से यहाँ पे ना प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि कंपनी हैड ₹20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर, कि 31 दिसंबर तक मेरे पास 20 लाख तक का ओवरड्राफ्ट है। 20 लाख तक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, क्या होता है कि 20 लाख तक मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। राइट। यस सर। अब यहाँ पर अगर आप सोच के देखो, अगर मेरे मेरे पास ओवरड्राफ्ट है, तो बच्चे मैंने 4 लाख रुपए का खर्चा देखो पहले करा हुआ है। ठीक है। 4 लाख रुपए का खर्चा पहले करा हुआ है। 5,000 रुपीज यस का उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, टोटल कितना हो गया, 4,05,000 सर। यस प्लस सर। 7,95,000 जो है बेटा वो और हो गया, जो इस साल खर्चा करा। तो क्या करना चाहिए, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए वो किस अमाउंट पे होना चाहिए, 4,75,000 प्लस 7,95,000 के ऊपर। ठीक है। टोटल करो, 4,05,000 प्लस 7,95,000, टोटल हो गया 12 लाख रुपए। तो 12 लाख के ऊपर अब मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा 15%, वो भी कितने महीने का, 1 महीने का। तो 12 लाख रुपए के ऊपर 15%, और वो भी 1 महीने का, अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो ये फिफ्टीन कितना, थाउजेंड 15,000 आ जाएगा। ठीक है। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है क्वेश्चन। ठीक है। चलो, यस। 15,000 ही आ गया इंटरेस्ट। अब मैं बात करता हूँ दिसंबर मंथ की। सर दिसंबर मंथ के अंदर देखो, मैंने कुछ और एक्चुअल खर्चा तो कुछ नहीं करा, लेकिन 12 लाख रुपए का मेरा खर्चा पहले हो रखा था, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 15,000 रुपए का। तो 12,15,000 का अमाउंट हो जाएगा। अब 12,15,000 के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 15%, और इस बार 1 महीने का। ठीक है। तो 12,15,000 के ऊपर 15% और इंटू 1/12 अगर मैं करूं, तो ये आ जाता है 15,187.5, तो 15,188 हो गया। यस सर। ये हो गया मेरा दिसंबर का। जनवरी की बात करके चलें, तो जनवरी के अंदर उसने बोला था कि सरप्लस था। ठीक है। अब जनवरी के अंदर आपने खर्चा करा है 50,000 रुपए का। अब मुझे बस सिंपल सी बात बताना, अगर जनवरी के अंदर बेटा सरप्लस था, तो जनवरी के अंदर ऑब्वियस ही बात है मैं फिर 50,000 रुपीज के ऊपर ही अमाउंट निकालूंगा। अब यहाँ पर मैं बेसिकली ओवरड्राफ्ट बेसिकली बाकी वाला अमाउंट में नहीं ले रहा ना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट नहीं है यहाँ पे। जब जनवरी मंथ में ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो मैं क्यों उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलूंगा? तो 50,000 के ऊपर ही हम यहाँ पर निकाल के चलेंगे। ठीक है। क्या 50,000 के ऊपर हम निकालेंगे? आंसर है नो। लाइन पढ़ो। ठीक है। यहां पर गलती करोगे अगर 50,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल देते हो। जरा ये लाइन पढ़ो ध्यान से बच्चे, क्या लिखी थी, सरप्लस पहले कैश ओवरड्राफ्ट यूज सरप्लस हो। कैश इन जनवरी एंड अगेन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम 1 Feb। अरे बच्चे, जब मेरे पास जनवरी के अंदर कैश पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ओवरड्राफ्ट जो था, क्या वो मैं फैसिलिटी यूज करूंगा? नहीं। बताओ जरा, क्या नो। मैं फैसिलिटी यूज करूंगा? तो फिर क्या मेरे को कोई इंटरेस्ट पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। तो जनवरी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये पॉइंट था। फेब में क्या हुआ, फेब में फिर से 14 लाख तक का क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। अब फेब में फिर 14 लाख रुपीज का ओवरड्राफ्ट हो रहा है। ठीक है। और फेब में हमने खर्चा कितने का करा, हमने 2 लाख रुपए का फेब में क्या करा है, खर्चा करा है, और 14 लाख रुपीज का लेकिन ओवरड्राफ्ट है। तो 14 लाख रुपीज के ऊपर फिर क्या लग जाएगा मेरा, इंटरेस्ट लगेगा।
15% इस बार, 1/12, 14 लाख के ऊपर 15% इंटू 1/12, 17,500। 17,500 ये आ गया। ठीक है, अब मार्च की बात करके चलते हैं। तो मार्च में क्या करा, 12 लाख रुपए का खर्चा तुम और करके बैठ गए भाई मेरे। अब 12 लाख रुपीज का खर्चा हमने और कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 लाख तो पहले से था, प्लस उसके ऊपर interest का जो अमाउंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज थोड़ा सा देख के चलना बच्चों। यहाँ पर ना एक एडिशनल कॉलम बना के चल रहा हूँ। ठीक है? एक बार ना जरा इस चीज के ऊपर ध्यान देके चलना। तेरे पता नहीं क्या बीमारी है, फिर उन्हें चल भी नहीं करता रहना। पहले साल के एंड में कितना हो गया, पहले मंथ के एंड में 4,05,000, 4 लाख प्लस ये 5,000। फिर आपने कितने का खर्चा करा, 7,95,000 का खर्चा करा, और 15,000 का इंटरेस्ट हुआ। तो 4,05,000 प्लस 7,95,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो गया बेटा, 12,15,000। 15। ठीक है, दिसंबर मंथ की बात करके चलूं तो दिसंबर मंथ के एंड में क्या हो गया, इंटरेस्ट मिला के 12,30,188 का अमाउंट हो जाएगा। यस जनवरी सर। के अंदर बेटा 50,000 का खर्चा तो कर रहे हो ना, इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, लेकिन 50,000 का खर्चा तो हो रहा है। तो टोटल जो हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है, वो कितना हो गया, 12,80,188 का टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, 12,80,188 का बेटा टोटल अमाउंट हो जाएगा। चलो जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास नेक्स्ट अमाउंट बोलो कितना। फेब के अंदर अगर हम बात करके चलें, तो फेब में कितना, सर 2 लाख। 12,80,188 का टोटल अमाउंट ऑलरेडी है, जो आउटस्टैंडिंग वाला है। 14 लाख रुपए का और हो गया अमाउंट, जो ये आपको दिया हुआ था ओवरड्राफ्ट ऑफ 14 लाख रुपीज। ठीक है, 26,97,688। 2 लाख रुपए का, सॉरी बच्चे, ये फेब वाला अमाउंट जो 2 लाख रुपए का ये आ गया आपका। ठीक है, टोटल करो जरा इन दोनों का कितना आ गया, 14,80,188 का खर्चा आ गया, 188 आपका ये अमाउंट आ गया। आपने अब फेब में कितना इंटरेस्ट चार्ज करा, 17,500 का। 17,500 का अमाउंट जरा ऐड करो, बोलो बेटा कितना अमाउंट आ रहा है, 14,80,188 प्लस 17,500, 14,06,38। ये आ जाता है 14,97,688 का आपका ये अमाउंट आ जाता है। अब मार्च की अगर हम बात सर करके ये चले तो पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ बच्चे, रिपीट कर देता हूँ एक बार, मुझे एक बार मार्च वाला भी कराने दो बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा था, ड्यूरिंग द ईयर हाफ ईयर कंपनी है 20 लाख रुपीज ओवरड्राफ्ट अप टू 31 ऑफ दिसंबर, सरप्लस कैश इन जनवरी, अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ 14 लाख फ्रॉम 1 ऑफ फेब। 14 फेब से, 1 फेब से जो था वो 14 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था, और 30 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था बेटा 1 मार्च से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अब हमने 12 लाख रुपए का एक्चुअल खर्चा जो है वो और कर दिया। अगर बेटा आपने 12 लाख रुपीज का और एक्चुअल खर्चा कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ मुझे बताओ क्या होना चाहिए। आपका अब तक का जो अमाउंट है 14,97,688 प्लस 12 लाख रुपीज का जो और आपने क्या करा है, खर्चा करा, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे। अभी मैं आपको रीजंस भी दूंगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जिस अमाउंट के अंदर आपको डाउट आ रहा है। 14,97,688 प्लस 15% इंटू 1/12, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 33,721। अब बेटा ये आपके अमाउंट्स आए हैं, इसका टोटल करना। तो पहला आया 5,000, फिर आया 15,000, फिर 15,188, फिर 17,500, और फिर 33,721। तो टोटल बेटा जो अमाउंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 86,409 बेटा, जो कैपिटलाइज आपका होना चाहिए। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो होना चाहिए वो कैपिटलाइज होना चाहिए। बेटा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने ना क्यूमुलेटिव अमाउंट निकाला है। हमने क्या करके चला है, क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है हमने निकाल के चला है कि कितना क्यूमुलेटिव अमाउंट है, और इंटरेस्ट जो है देखो वो आपको पता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर निकलेगा। अक्टूबर मंथ के अंदर आपने 4 लाख रुपए यूटिलाइज करा, 4 लाख का खर्चा करा, तो 4 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट पड़ा 5,000 रुपए का। तो अक्टूबर मंथ के एंड में आप कह सकते हो कि 4,05,000 का आपका क्या है अमाउंट था, राइट, आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4,05,000 था। अब नवंबर मंथ के अंदर आपने 795 को और खर्चा करा, तो 4,05,000 का जो आउटस्टैंडिंग था वो प्लस 795, क्या इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा? टोटल 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकला, कितना लगा? 15,000। तो अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 12,15। अब 12,15 के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला दिसंबर मंथ में, इस टाइम पे आपका सरप्लस कैश था, तो 12,15 के ऊपर ही इंटरेस्ट आपका निकलेगा। इंटरेस्ट जुड़ के कितना हो गया? 12,30,188। जनवरी मंथ के अंदर बेटा आपके 12 दिसंबर मंथ में कोई आपने खर्चा नहीं करा, ठीक है, तो 12,15 के ऊपर निकल गया, 12,30 आ गया इंटरेस्ट जोड़ के। जनवरी मंथ के अंदर हमारे पास क्या था? सरप्लस कैश था, ठीक है। यहाँ पे बेशक इंटरेस्ट नहीं लग रहा, लेकिन 50,000 का अमाउंट बढ़ तो गया, तो 1280 का आपका जो है आपका जो है अमाउंट आ गया। आउटस्टैंडिंग 1280 आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गया, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया वो कितने का है? 12,30 + 50 12,80 हो गया, कि इतना अमाउंट टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, कि 50,000 हमने और खर्चा करा, बिकॉज सरप्लस कैश था, यहाँ पर इंटरेस्ट हमने नहीं जोड़ा। अब आपने क्या करा? फिर जनवरी फेब मंथ में जाके बेटा 2 लाख रुपए का और खर्चा इंकर कर दिया, ठीक है। अब फेब मंथ में जब आपने 2 लाख रुपए का खर्चा करा, तो वहां पर जरा सोच के देखना, आपने फेब मंथ में द मोमेंट आपने 2 लाख रुपए का खर्चा करा, आपका अमाउंट बेशक 14,80,188 पहुंच रहा है, लेकिन उसने बोला हुआ था कि आपका जो ओवरड्राफ्ट है दैट इज 14 लाख। मतलब हम 14 लाख रुपए तक का हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया। तो बेटा मुझे बताओ, अगर ओवरड्राफ्ट से जितना हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है वो तो फिर हमने खुद किया होगा ना। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कि 14 लाख के ओवर एंड अबव जितना खर्चा हुआ है, क्या मतलब वो मैंने खुद पे कर दिया होगा? मैंने तो बैंक से बेसिकली 14 लाख तक की ही ओवर ओडी यूज करी ना, तो मैं 14 लाख रुपीज का क्या दूंगा? बैंक को इंटरेस्ट दूंगा ना, 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा मैं। तो 14 लाख के ऊपर इस वजह से यहाँ पर हमने 15% इंटरेस्ट निकाला। यहाँ 14 लाख के ऊपर ही क्यों निकाल रहे हैं इंटरेस्ट? ड्यू टू दिस थिंग, कि मेरा यहाँ पर 14 लाख क्या कर गया है? क्रॉस कर गया है। अगर आप जनवरी तक देखोगे तो जनवरी तक हम 14 लाख के अंदर अंदर है, ठीक है। जनवरी के अंदर क्या हो गया? अच्छा प्लीज माइक अपने बंद कर लेंगे एक बार के लिए बेटा, रिक्वेस्ट है सबसे, माइक्स बंद कर लेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, 14,80,188 का बेटा आपका अमाउंट यहाँ पे एक्सीड कर गया। नाउ दिस इज एक्सीडिंग 14 lakhs, लेकिन योर ओवरड्राफ्ट वाज ओनली अप टू 14 lakhs, तो 14 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा मान लो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट से होता 15 लाख, तो बेटा मैं 14,80,188 के ऊपर निकालता, ठीक है, इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा ओवरड्राफ्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या है कि आपने ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी ले रखी है। अब बैंक आपको कह रहा है कि आपके पास 20 लाख तक का ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपके पास है, ठीक है। यानी मैं 20 लाख तक का जो खर्चा करूंगा, मतलब इतनी मेरी ओडी लिमिट है। आप ये मान के चलो, अब जितना मैंने यूटिलाइज करा मैं तो उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट दूंगा ना। ये थोड़ा ना कि मेरी पे इतनी ओडी है तो मैं उतने के ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट दूंगा, जितना मैंने यूटिलाइज करा उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। अब दिसंबर तक तो ओडी थी, जनवरी के अंदर जब मेरे पास बेटा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए थे, तो मैं क्यों इंटरेस्ट दूंगा? समझ में आ रहा है कि वाई इन जनवरी वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। अब फेब मंथ में क्या हुआ है कि मेरी ओडी ही 14 लाख तक की है, अब मेरा खर्चा जो है वो 14,80,188 पहुंचा है, मेरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो यहां पर मैं सिर्फ 14 लाख तक के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। फिर मार्च मंथ की बात करके चले, इंटरेस्ट जुड़ के ये कितना हो गया? 14,97,688। अब मार्च के अंदर 30 लाख है ओडी, और मेरा टोटल कितना हुआ? 14,97 प्लस 12 लाख, तो मेरा टोटल अमाउंट इतना बन रहा है, तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगा। समझ में आया बच्चे? तो ये एक बार अब इसका सोल्यूशन देख लो। अक्टूबर 2023 में एक्चुअल खर्चा करा 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए के ऊपर 15% निकालोगे इंटू 1/12, तो 5,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 4,5 का, क्यूमुलेटिव अमाउंट हम निकालते जाएंगे, 4,5 हो गया। अब क्यूमुलेटिव अमाउंट हमने यहाँ पे चेक आपने जरूर करना है, जब भी ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन होगा बेटा प्लीज क्यूमुलेटिव अमाउंट चेक करके चलना, दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन। 7,95,000 का आपने खर्चा करा था, 4,05,000 रुपए की पहली से हमारी थी, 795 का और खर्चा करके बैठ गए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट बन गया 12,15 का। दिसंबर मंथ में आपने कुछ खर्चा नहीं करा, लेकिन आपका 12,15 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो था, तो इस 12,15 के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपका निकलना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट जोड़ के आपका अमाउंट हो गया 12,30।
जनवरी के अंदर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था, जब आपका सरप्लस पैसा था तो इंटरेस्ट क्यों दोगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है बस, लेकिन अमाउंट हमारा जरूर जुड़ेगा। तो 12,80,000 रुपये 188 का टोटल हमारा क्यूमुलेटिव खर्चा हो गया। 2 लाख रुपए का आपने खर्चा और करा फेब मंथ में जाके। अब 2 लाख का खर्चा बेटा जब आपने और करा तो हमारा जो अमाउंट पहुंच जाएगा इस 2 लाख को ऐड करके वो 14,80,000 समथिंग पहुंच जाता है। लेकिन मेरी पास जो ओडी है वो 14 लाख तक की है, तो 14 लाख के ऊपर एक महीने का हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, अमाउंट बन गया 14,97। अब आपने फिर मार्च के अंदर 12 लाख रुपए का खर्चा करा। ठीक है, तो 12 लाख रुपए जोड़ के आपने एक महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो दिस इज द अमाउंट। ठीक है, ये आपका आ गया। अकाउंटिंग 16 के पैरा 18 के अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन है वो सस्पेंड नहीं होती है किस पीरियड में, जब टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैरिड आउट हो रहा होता है। इसी वजह से दिसंबर मंथ के अंदर हमने कैपिटलाइज करके चला है इंटरेस्ट। जनवरी मंथ के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकर नहीं हुआ है क्योंकि आपका सरप्लस पैसा पड़ा था। ठीक है, और फेब मंथ के अंदर जो एक्चुअल ओवरड्राफ्ट था वो सिर्फ 14 लाख रुपए का था। तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 14 लाख के ऊपर ही कैपिटलाइज करा जाएगा, जबकि एक्चुअल खर्चा जो है वो 14 लाख एक्सीड करके चल रहा है। बोलो बेटा, समझ में आया? बोलो बेटा, क्लियर है? सर वो यस सर। 50,000 वाला पॉइंट नहीं समझ आया। कौन से वाला बच्चे? सर वो तो हम खुद से अपनी पॉकेट से यूज कर रहे हैं ना, जैन वाला 50,000 है जो, हाँ जी बच्चे। तो उसको क्यूमुलेटिव अमाउंट में क्यों ऐड कर रहे हैं, मतलब उसके बेटा ऊपर आपकी आगे तो फैसिलिटी इंटरेस्ट तो, निकल रहा है ना फरवरी में। बच्चे आपकी फैसिलिटी तो ओडी वाली है ना यहाँ पर। आपके पास 50,000 पे सरप्लस पड़ा हुआ था, तो हमने इंटरेस्ट हमने यहाँ पे चार्ज नहीं करा है ना, हमने उस पीरियड में इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे। पैसा तो आप यूटिलाइज कर रहे हो ना। आपके पास जनवरी के अंदर मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े थे। ठीक है, सरप्लस फंड्स थे आपके पास, तो पैसा तो यूज हुआ है ना बेटा, बस पॉजिटिव बैलेंस था वो। जी सर। ठीक है, ये बच्चे आपका हो गया है पूरा का पूरा AS16। ठीक है, टाइम हमें जरूर लगा है, जितना प्लान था उससे थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम लगा है, हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट ज्यादा लगे हैं। बट वी हैव डन इट कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चे। ठीक है, किसी क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप मेरे से व्हाट्सएप पे प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी कोई क्वेश्चन बाय चांस नहीं समझ में आया है, क्लास में नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से बाद में भी एक बार पूछ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, जनवरी 25 की आरटीपी, सितंबर 24 की आरटीपी और मई 24 की आरटीपी, इन तीनों के आरटीपी के मैं अलग से सेशन जो है वो लूंगा। इन तीनों के अलग अलग सेशन भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं उस वाले सेशन के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आपके साथ एक बार दोबारा डिस्कस कर लूंगा। मुझे पता है सितंबर 24 वाला क्वेश्चन जो है वो कई बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि नया क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो। बाकी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। ठीक है, बट हमने जितना कवर कर लिया है, आप ये मान के चलिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर दिस स्टैंडर्ड। इसके अलावा जितने भी आपके पास पेपर क्वेश्चन है, आरटीपी क्वेश्चन है, या जो भी ये क्वेश्चन है, उसके अंदर बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वी डोंट नीड, मतलब वो सारे बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है फॉर व्हाट एवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ। ठीक है जी, तो आपको इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन जो है यस। बेटा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। डन है बच्चों? सेशन को एंड कर सकते हैं, मतलब ये वाली यस रिकॉर्डिंग सर। एंड कर सकते हैं। चलो।